जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज का दोस्तों 1 मार्च 2024 का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है पेरू, नाइजर, अर्जेंटीना, युगांडा। ये पेरू ने किया है दोस्तों। पेरू ने जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ये पेरू जो है साउथ अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी लीमा है। लीमा राजधानी है दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल क्यों घोषणा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर डेंगू रोग का प्रभाव बढ़ चुका है। डेंगू रोग का प्रभाव बढ़ चुका है। ये डेंगू रोग क्यों बढ़ा है दोस्तों? तो अल नीनो का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा है। अल नीनो का प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। आपको ध्यान रखना है, ये अल नीनो गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है और यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों। आपको पता है कि अल नीनो का प्रभाव ईसा मसीह जो है, इनका जन्म जो है 25 दिसंबर को होता है। इसका मतलब ही होता है अल नीनो का ईसा मसीह का शिशु होना। तो इनके जन्म के बाद इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है और यहाँ पर बढ़ चुका है। और बढ़ने के कारण पेरू में जो है आपातकाल की घोषणा कर दिया गया दोस्तों। ऐसा होता है कि मच्छर के कारण डेंगू रोग होता है और गर्मी के कारण अगर तापमान बढ़ेगा, अल नीनो के प्रभाव के कारण तापमान बढ़ेगा तो गर्मी के कारण तापमान बढ़ेगा और यहाँ पर मच्छर के लार्वा में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। और जिसके कारण जो है ये डेंगू रोग फैलेगा। क्योंकि आपको पता है डेंगू रोग का वाहक जो है ये एडिज एजिप्टाई मच्छर होता है। एडिज एजिप्टाई ये मच्छर है। इन मच्छर की संख्या में वृद्धि हो गई है और यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा सरकार ने लगा दी है। पेरू की राजधानी लीमा है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि ये अल नीनो जलधारा है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रश्न के लिए। नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे इसका अपोजिट कौन है, तो ला नीनो जलधारा है। ला नीनो जलधारा है और ये जलधारा का भारतीय मानसून पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव, ये भी आपको ध्यान रखना है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। अगर हम बात करेंगे दोस्तों डेंगू जो रोग है, प्रश्न का उत्तर हमारा पेरू हो जाएगा। डेंगू जो रोग है ये वायरस से होता है। आपको पता है वायरस से होता है, परंतु इसका वाहक ये एडिज एजिप्टाई मच्छर है, याद रखिएगा। इसका उपचार के लिए डेंग वैक्सीया पहली वैक्सीन है। डेंगू के उपचार के लिए डेंग वैक्सीया ये पहली उपचार के लिए वैक्सीन है, याद रखिएगा। बकरी का दूध का भी इस्तेमाल भी होता है दोस्तों। बकरी का दूध ये भी दवाई है डेंगू रोग के लिए। तो प्रश्न ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होती है। ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है और यही अर्जेंटीना है दोस्तों। यहाँ पर पेंटागोनिया का फेमस मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है। पंपास घास का मैदान भी यहीं पर है अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। पेरू का पड़ोसी देश जो है एक दोस्तों है बोलीविया है। बोलीविया, याद रखिएगा। और ये बोलीविया और पेरू की सीमा पे टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची झील है और इसको हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। हनीमून झील, क्योंकि हनीमून मनाने के लिए यहीं पर लोग जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झील है। ये बोलीविया देश की राजधानी लेपोज है। बोलीविया की लेपोज हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। और पेरू की राजधानी लीमा। ये बोलीविया जो है दोस्तों
ये लेपोजुबिलियम राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी तो लेपोज आ जाएगा। याद रखिएगा बोलिविया जो है ये टीन के लिए फेमस है, बोलिविया टीन के लिए फेमस है, जिसकी संज्ञा टीन की संज्ञा क्या है तो ये एसेन कहते हैं, एसेन से डिनोट होता है टीन। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आज के वीडियो से करीब करीब 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे दोस्तों, 3 प्रश्न आएंगे, आप लिख लीजिए अभी से। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, आइसलैंड। प्रश्न का उत्तर दक्षिण कोरिया में ये सबसे कम प्रजनन रेट दर्ज की गई है पूरे विश्व में, और ये 0.72% है, 0.72% है। मतलब यहाँ की जनसंख्या जो है कम हो रही है, साउथ कोरिया की जनसंख्या कम हो रही है। अगर हम विश्व की रिप्लेसमेंट रेट की बात करेंगे तो 2.1% है, कहाँ 2.1% और कहाँ 0.72%, तो दोनों में अंतर है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है जनसंख्या घट रही है साउथ कोरिया की, क्यों घट रही है? बेरोजगारी, बेरोजगारी कैरियर के कारण, कैरियर के पीछे लोग भाग रहे हैं, अपना भविष्य बनाने के पीछे लोग भाग रहे हैं यहाँ के लोग, और इसी के कारण बच्चे पैदा कम हो रहे हैं। बच्चा पैदा कम होगा तो जनसंख्या कम होगा। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ये दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया जो है कोरियाई प्रायद्वीप का देश है दोस्तों, दक्षिण कोरिया, और एक है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है। दोनों की मुद्रा एक ही है, वान है। याद रखिएगा राजधानी दोनों की अलग अलग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी दोस्तों सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होगा, और जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगा प्योंगयांग, प्योंगयांग, प्योंगयांग होगा। याद रखिएगा दोनों की करेंसी वान है। प्रश्न 3 है, प्रश्न तीसरा है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, शिव नाडर। ये सुनील भारती मित्तल है दोस्तों। ये किंग चार्ल्स थर्ड वही हैं जो हाल फिलहाल में जो है दोस्तों ब्रिटेन के किंग बने हैं। इससे पहले इनकी माता थी, इनकी माता एलिजाबेथ सेकंड थी, एलिजाबेथ सेकंड थी, और इसके बारे अभी किंग बने हैं। और किंग बनने के बाद पहला ये नाइटहुड उपाधि किसी भारतीय को दे रहे हैं तो ये सुनील भारती मित्तल को दे रहे हैं। सुनील भारती मित्तल जो है एयरटेल के मालिक हैं, एयरटेल कंपनी के ये मालिक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी माता ने कितने भारतीयों को ये जो है सम्मान से सम्मानित किया गया था? नाइटहुड के, नाइटहुड सम्मान से कितने भारतीयों को किया गया था? तो 3 भारतीयों को इन्होंने, माता एलिजाबेथ सेकंड ने किया था, रतन टाटा को किया था, उसके बाद यहाँ पर पंडित रविशंकर को किया था, पंडित रविशंकर को किया था, और तीसरे इसमें जो है जमशेद ईरानी को किया था, जमशेद ईरानी को किया था। तो 3 भारतीयों को एलिजाबेथ सेकंड ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, रतन टाटा, पंडित रविशंकर और जमशेद ईरानी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वही नाइटहुड की उपाधि है दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस कर दिया था। याद रखिए महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि की थी, केसरे हिंद की उपाधि की थी, और महात्मा गांधी ने 1920 में किया था जब असहयोग आंदोलन के दौरान ये वापस किया था महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था उपाधि। और गांधी जी को, गांधी जी ने उनको क्या उपाधि दिया था? तो गुरु की उपाधि गांधी जी ने दिया था।
तो एक दूसरे को दिए थे गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? प्रश्न आता है तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो ये खेतड़ी नरेश अजीत सिंह। अजीत सिंह ने दिया था। राजस्थान के ये राजा हैं खेतड़ी के, और इन्होंने ही ये उपाधि दिया था। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित अभी किसे किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को, एयरटेल के मालिक हैं। प्रश्न 4 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई? बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न आएगा क्योंकि ये कुलशेखरपट्टनम जो है ये दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बन चुका है। अभी तक केवल भारत में एक ही है, और श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में है, केवल एक है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। अभी ये दूसरा बन चुका है, लेकिन यहाँ से केवल SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। छोटे यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण होंगे, छोटे व्हीकल यहाँ से प्रक्षेपित होंगे, आपको ध्यान रखना है। पहला आपको मैं बता दूं, ये आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में है, और ये तमिलनाडु में अभी दूसरा कुलशेखरपट्टनम में बन चुका है। कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु के किस जिला में है? ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थूथुकुडी में है। थूथुकुडी जिला पड़ता है तमिलनाडु का, यहीं पर ये है दोस्तों। इसका आधारशिला अभी हाल फिलहाल में अभी बनना शुरू हुआ है। किसने रखा है? तो ये PM साहब ने रखा है। PM साहब ने इसकी आधारशिला रखी है। इसरो के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये इसरो ने ये स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। याद रखिएगा, इसरो के ये दूसरा इसरो का स्पेस पोर्ट है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये S सोमनाथ हैं। और पहले अध्यक्ष इसरो के कौन थे? अगर ये प्रश्न आता है तो ये विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, साराभाई, याद रखिएगा। इसरो की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो 15 अगस्त आज़ादी के दिन 1969 का साल होता है जब इसरो की इस्टेब्लिशमेंट होती है। इसरो वही है, इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में नहीं है दोस्तों। श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, इसका हेडक्वार्टर इसरो का बंगलुरु में है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुलशेखरपट्टनम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये तमिलनाडु में है। प्रश्न 5 है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस। ये मॉरिशस शामिल हो चुका है भारत की जन औषधि पहल में, याद रखिएगा। ये वही मॉरिशस है जिसकी राजधानी जो है पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। और ये हिंद महासागर का देश है दोस्तों, हिंद महासागर का देश है मॉरिशस, याद रखिएगा। हम बात करेंगे दोस्तों ये पहल है क्या, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे एक बार। जन औषधि अभियान, इसका प्रारंभिक नाम जन औषधि अभियान के रूप से शुरू हुआ था, और ये 2008 में शुरू हुआ था पहल। 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से पहल शुरू हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो है लक्ष्य है सभी व्यक्ति तक औषधि उपलब्ध कराना, सभी व्यक्ति तक औषधि उपलब्ध कराना, यही इसका लक्ष्य है। सभी व्यक्ति तक औषधि उपलब्ध कराना, अर्थात दवाई की औषधि कब उपलब्ध होगा दोस्तों? जब दवाई की कीमत डाउन होगी, कम होगी, तो सभी व्यक्ति तक औषधि उपलब्ध हो जाएगा। अभी मैंने बताया जन औषधि अभियान 2008 में शुरुआत होती है, इसका नाम केवल चेंज होता है 2015-16 में। काम वही है, नाम चेंज होता है, और नाम ये हो जाता है
पीएम जन औषधि केंद्र, पीएम जन औषधि पहल, पीएम जन औषधि पहल, पीएम जन औषधि पहल, इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका टारगेट क्या है दोस्तों? 10,500 10,500 औषधि केंद्र स्थापित करना है पूरे भारत में। औषधि केंद्र स्थापित करना है 10,500 पूरे भारत में। और इस पहल में शामिल होने वाला ये पहला विदेशी देश हो गया है मॉरिशस। याद रखिएगा, मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं, प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं दोस्तों। और ये पहले विदेशी बन चुके हैं जो अयोध्या मंदिर में आए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आए थे प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉरिशस ने अभी यूपीआई और रुपे को भी स्वीकार किया है दोस्तों। याद रखिएगा, ये वही मॉरिशस है दोस्तों जहाँ पर आगालाका द्वीप है। आगालाका द्वीप है। और आगालाका द्वीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर नई हवाई पट्टी का भारत ने शुभारंभ किया है। आगालाका द्वीप में नई हवाई पट्टी का शुभारंभ भारत ने किया है, इंडिया ने किया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेपाल की राजधानी दोस्तों यहाँ पर काठमांडू है। श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोट्टे नई राजधानी बनी है। और भूटान की राजधानी थिम्फू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। ये श्रीलंका में हो चुका है। आज से 1 मार्च से 3 मार्च के बीच ये चलेगा। श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है दोस्तों। जो पूर्व राजधानी थी श्रीलंका की कोलंबो, यहीं पर ये शुरू हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 1989 से। 1989 से इसकी शुरुआत होती है। 2002 का साल था, 2002 का जो साल था, ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया था। याद रखिएगा, हाल फिलहाल में ही ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिसंबर 2023 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया था। और जिसका भागीदार स्टेट असम बना था, असम भागीदार स्टेट बना था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी जो यहाँ पर कोलंबो में हो रहा है दोस्तों, ये इसका थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थीम इसका है वसुधैव कुटुम्बकम है। सेम वही थीम है जो 2023 में भारत में जो G20 की बैठक हुई थी, उसका भी थीम यही था, वसुधैव कुटुम्बकम। और जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में जो मनाया गया है, उसका भी यही थीम था, वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 1989 में होती है। याद रखिएगा, हाल फिलहाल में ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है, श्रीलंका आयोजित हुआ है। प्रश्न 7 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। ये तेलंगाना में किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसकी शुरुआत की है। ये दोस्तों C4IR है। इसका फुल फॉर्म आपको समझना जरूरी है। C से होता है दोस्तों सेंटर, C से होता है सेंटर, ये फोर्थ, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल, I से इंडस्ट्रियल और R से रिवोल्यूशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन
ये हैदराबाद में अभी शुरू हुआ है, हैदराबाद में शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में। और किसने किया है? ये विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया है। इसका फोकस क्या है? तो इसका फोकस स्वास्थ्य और जीव विज्ञान दोनों सम्मिलित है, स्वास्थ्य प्लस जीव विज्ञान दोनों का सम्मिलित है ये, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य और जीव विज्ञान का पहला केंद्र यहीं हैदराबाद तेलंगाना में यहाँ पर शुरू हुआ है दोस्तों, ये पहला है, याद रखिएगा। ये C4IR की स्थापना WEF करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखना है दोस्तों। ये कौन करेगा? तो ये WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होती है? 1971 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन इसकी प्रति वर्ष जो बैठक है दोस्तों, ये जेनेवा में नहीं होती है, बल्कि दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, स्विट्जरलैंड में होती है प्रति वर्ष इसकी बैठक। और शीतकालीन बैठक होती है यहाँ पर, शीतकालीन बैठक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, शीतकालीन बैठक होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स यही जारी करता है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना में इसका शुभारंभ हो चुका है। तेलंगाना के बारे में हम देखेंगे, ये हैदराबाद इसकी राजधानी होती है दोस्तों। इसकी स्थापना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। विधानसभा की यहाँ पर सीट 119 है, विधानसभा की यहाँ पर 119 सीट है। और टाइगर रिजर्व अमराबाद, यहाँ पर फेमस टाइगर रिजर्व है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आएगा। अमराबाद, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से और आएगा नेशनल पार्क से दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी तेलंगाना में ही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट हम फेस्टिवल देख लेंगे दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे फेस्टिवल, याद रखिएगा आप। तवी महोत्सव, तवी महोत्सव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या फिर ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। तवी महोत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल दोनों जम्मू कश्मीर का है। बथुकम्मा तेलंगाना का और बोनालू भी तेलंगाना का ही है। बथुकम्मा तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। थाईपुसम फेस्टिवल, ये भी तेलंगाना का, सॉरी तमिलनाडु का है थाईपुसम फेस्टिवल। लोसांग जो है फेस्टिवल सिक्किम का है, लोसांग सिक्किम का है। आज के वीडियो से 3 प्रश्न आना ही आना है दोस्तों। लोसांग सिक्किम। लाई हरोबा मणिपुर का है, लाई हरोबा, लाई हरोबा ये मणिपुर का है, याद रखिएगा, ये भी मणिपुर का है। सोनपुर का मेला फेमस मेला बिहार का है। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बटेश्वर मेला तो ये आगरा में, यूपी के एग्जाम में आता है, ये बराबर एग्जाम आता में क्वेश्चन आता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद, सरहुल झारखंड, याद रखिएगा। होजागिरी त्रिपुरा का है, होजागिरी, होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आता है कि किस फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है? 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल किस फेस्टिवल को कहा जाता है? तो ये दोस्तों वांगला फेस्टिवल को कहा जाता है। 100 ड्रम फेस्टिवल वांगला फेस्टिवल को कहा जाता है। और ये वांगला फेस्टिवल या 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है।
मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, बम्बू डांस। बम्बू डांस किस फेस्टिवल को कहा जाता है? बम्बू डांस किस फेस्टिवल को कहा जाता है? तो ये चापचारकूट फेस्टिवल को कहा जाता है। चापचारकूट, चापचारकूट फेस्टिवल को बम्बू डांस फेस्टिवल कहा जाता है और ये मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा प्रश्न। अम्बुबाची असम का है। मकर बिलक्कू त्यौहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जो है त्यौहार है मकर बिलक्कू। अम्बुबाची असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु और बिहू असम है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न हमारा 8 है, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। स्टेट पूछा है, मध्य प्रदेश से 1 नंबर पर है दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या पाई गई है। अगर 2 नंबर हम कहेंगे तो महाराष्ट्र का आया है, दूसरा महाराष्ट्र का आया। अगर यही प्रश्न पूछ देता कि सबसे ज़्यादा तेंदुआ किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो प्रश्न का उत्तर हमारा बदल जाता और ये हो जाता श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम। श्री नागार्जुन सागर, श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये जो है नेशनल पार्क दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यहीं पर सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या पाई जाती है। लेकिन स्टेट का क्वेश्चन है इसलिए एमपी 1 नंबर पर है, याद रखिएगा। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तेंदुओं की रिपोर्ट भारत में कितनी है कितनी नहीं है, ये पर्यावरण मंत्री करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय करता है, पर्यावरण मंत्रालय। और ये पर्यावरण मंत्री अभी कौन है? तो ये भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। अगर हम बात करेंगे तेंदुओं की संख्या भारत में कुल कितनी इस रिपोर्ट में बताई गई है, तो 13,874। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 13,874 है। याद रखिएगा 2018 से 22 के बीच में रिपोर्ट में कहा गया है कि तेंदुओं की संख्या में 1.08% की वृद्धि हुई है। मतलब कुछ ना कुछ संख्या इनकी बढ़ी है तेंदुओं की, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से और क्वेश्चन ये बनेगा, बिग कैट, बिग कैट में कौन कौन शामिल है? बिग कैट में जितने हैं दोस्तों, चीता, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बाघ, जगुआर, लेपर्ड, पैंथर, ये सब बिग कैट में आते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, चीता, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बाघ, जगुआर, लेपर्ड, पैंथर, ये सब बिग कैट में आते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर आ सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बिग कैट में कौन शामिल नहीं है? चीता, शेर, तेंदुआ, हाथी, तो ऑप्शन में आ जाएगा हाथी। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 3 डेट आपको याद रखना है, 29 जुलाई, 29 जुलाई, 10 अगस्त और 12 अगस्त, ये 3 डेट आपको याद रखना है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, टाइगर डे, टाइगर डे। लायन डे 10 अगस्त को, इसको शेर दिवस कहते हैं। और हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तीनों डेट आपको दिमाग में छाप लेना है। 29 जुलाई बाघ दिवस, 10 अगस्त शेर दिवस और हाथी दिवस 12 अगस्त को। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई गई है? तो मध्य प्रदेश में। प्रश्न 9 है, हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेजॉन पे, एयरटेल पे, रिलायंस पे या फिर वोडाफोन पे? ये अमेजॉन पे को किया है दोस्तों, अमेजॉन पे को। आपको पता है आरबीआई भारत में सर्वोच्च संस्था है, बैंकों का बैंक है, सभी बैंक का यही है। इसी ने
भुगतान एग्रीगेटर के अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है, लाइसेंस दे दिया है, इनको प्रमोट कर दिया है। किसको? अमेजोन पे को। अमेजोन पे को डिजिटल भुगतान की सुविधा देती है ये अमेजोन पे, और इसको एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन आरबीआई से मिल चुका है। याद रखिएगा, आरबीआई से मिल चुका है। इसी को सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, अमेजोन पे को याद रखना है। अगला प्रश्न है और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य पुष्पदंत, आचार्य विद्यासागर, आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य भूतबली। ये आचार्य लोकेश मुनि को जो है वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये सम्मानित करने वाले कौन हैं? तो विदेश मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय भारत का है, और ये भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर साहब ने इनको वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया है दोस्तों, ये आचार्य लोकेश मुनि को। ये आचार्य लोकेश मुनि की उपलब्धियां क्या है? इन्होंने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की है। अहिंसा विश्व भारती, अहिंसा विश्व भारती की इन्होंने स्थापना की है। 20,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है। 20,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है, केवल इसलिए समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए। समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने यात्रा की है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के बाड़मेर जिला में इनका जन्म हुआ है। बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर जिला में इनका जन्म हुआ है, और इनको वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया है एस जयशंकर साहब ने। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा आचार्य लोकेश मुनि। एक और आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न है, आरबीआई ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया। हाल फिलहाल में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई ने कब मनाया है? तो 26 फरवरी से 1 मार्च। 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता पहल मनाया है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है? ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।